हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोशन, जो आपके क्लास 9th का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8 मोशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट मोशन। ओके, मोशन में जो सबसे पहले आपको टर्म पता होनी चाहिए वो है रेस्ट। कि व्हाट इज रेस्ट, आखिर रेस्ट है क्या? सो लेट अस डिफाइन फर्स्ट रेस्ट। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट if the position of an object does not change as time passes is known as rest। ठीक है, देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू कैन ऑल्सो राइट डज नॉट चेंज with respect to time, okay, this is also correct and this is also correct। अब देखिए ध्यान से, डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, मतलब टाइम आपका पास होता जा रहा है, लेकिन अगर पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की बदल नहीं रही है तो उसे हम कहते हैं रेस्ट में। तो इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस इट इज नोन एज रेस्ट। कि कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक दिस चॉक, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। आई प्लेस दिस चॉक ऑन द पाम ऑफ माई हैंड, ठीक है। अब टाइम तो चलता जा रहा है, क्या ये चॉक अपने प्लेस से मूव कर रहा है? नहीं, इट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज कर रहा है इसका पोजीशन, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये चॉक किस पे है? ये चॉक है रेस्ट पे। ओके, तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस इट इज नोन एज रेस्ट, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट में। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। For example, you can say a book lying on a table. A book, for example, a book lying on a table. Okay, अगर आपकी कोई बुक है जो टेबल पे है, ओके, क्या उसका पोजीशन चेंज होगा? Let us assume this is a table and this is a book, okay, and this is its surrounding। ये रूम में रखा हुआ है आपका। अगर रूम का फैन नहीं चल रहा है, बुक की पोजीशन में कोई उसके पेजेस टर्न नहीं हो रहे हैं, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो क्या हम कहेंगे? बुक किस पे है? रेस्ट पे है। ओके, अगर बुक अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मूव नहीं करती है अपनी प्लेस पे, तो हम उसे कहते हैं रेस्ट पे। तो इसीलिए हमने कहा डेफिनेशन में, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे मूव कर रहा है उसके साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलता है, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट पे। ओके, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोशन। If the position of an object changes as time passes, it is known as motion।
अब देखिए क्या है, कहता है अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज होती है जैसे जैसे आपका टाइम पास होता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासेस, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है पोजीशन बदल रही है। अब लुक एट मी, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इफ आई वॉक, ठीक है, अब मैं चल रही हूँ, टाइम भी चल रहा है, साथ साथ मैं भी वॉक कर रही हूँ। ओके, मेरी पोजीशन कहाँ थी? फर्स्ट ऑफ ऑल माय पोजीशन वाज हियर, देन आई कीप मूविंग मूविंग मूविंग, माय पोजीशन चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो दिस मीन्स कि मेरी पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग चेंज हो रही है। फर्स्ट आई वाज स्टैंडिंग ओवर हियर, then I start moving and I move to this point, my position changed। तो पोजीशन अगर टाइम के साथ बदलता है, सराउंडिंग के साथ बदलता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। ओके, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासेस इट इज नोन एज मोशन, तो उसे हम कहते हैं मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल a man walking on a road, a man walking on a road, birds flying, okay, so this type of example you can give, ठीक है। तो this is all about motion, तो ये motion के बारे में था। Rest and motion are relative. So in one situation you can say a person can be at rest and the same person can be in motion in other situation. ठीक है, एक पर्सन जो है वो रेस्ट पे भी हो सकता है किसी सिचुएशन पे, और वो सेम पर्सन अगर सिचुएशन बदल दी जाए तो वो मोशन में भी हो सकता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार, फॉर एग्जांपल a person sitting in a moving car. ओके, कोई पर्सन है वो मूविंग कार में बैठा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज कार, ओके, एंड a person is sitting in the car, it is moving in this direction, okay, and here there was a tree, ठीक है। अब देखिए कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जब ये कार मूव करके गई इस ट्री के पास से तो ये पर्सन, ये लेट अस टेक दिस पर्सन एज फर्स्ट पर्सन, दिस एज सेकंड, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो कार में ये पर्सन इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेस्ट पोजीशन में होंगे। बट पर्सन वन जो ऑब्जेक्ट आउटसाइड द कार है, दिस लेट अस टेक दिस एज थर्ड, और यू कैन से ट्री के विद रिस्पेक्ट टू ये पर्सन जो होगा वो मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे कार मूव करेगी तो इस पर्सन को दिखेगा कि जो ये ट्री है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक सेम पर्सन जो है वो इस पर्सन के साथ रेस्ट पोजीशन में है एक सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में यही पर्सन जो है वो आउटसाइड ऑब्जेक्ट के साथ किसमें है, मोशन में है। ओके, तो दैट इज व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ओके, इस सिचुएशन में ये पर्सन इस पर्सन के साथ रेस्ट में है, and with an outside object this person is in motion. Now the next topic is describing motion. Describing motion. To describe the position of an object we need a reference point. To describe the position of an object we need a reference point. We need a reference point which is known as origin, which is
known as origin. देखिए, अगर हमें किसी टॉपिक का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता करना है कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट को की ज़रूरत होती है, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सपोज से दैट स्कूल in a village, let us take this is school, okay, this is in a village, it is about 2 kilometer from railway station, it is about 2 kilometer from a railway station. This is railway station and this is school. So we have to define the position of school. स्कूल की पोजीशन बतानी है कि स्कूल कहाँ पर है आपका, किस विलेज में है. तो हमने एक स्पेसिफाई बताया, एक रेफरेंस पॉइंट दिया कि रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्कूल है. तो हम एक रेफरेंस पॉइंट नोट करते हैं. हियर रेलवे स्टेशन इज रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट. अगर मुझे स्कूल की पोजीशन का पता करना है तो मैं कह रही हूँ कि रेलवे स्टेशन से जो है हमारा स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है. तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, आपका रेलवे स्टेशन हो गया. हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. अगर मान लीजिए स्कूल के आसपास कोई हॉस्पिटल होता, सपोज, ओके, इट वाज अबाउट 1 किलोमीटर, तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहते हैं कि जो हमारा स्कूल है दैट इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो हमारा स्कूल है. तो वहां पर हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाता, इट वुड बी स्कूल. तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो हम उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं. तो इसीलिए अगर हमें कभी भी किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है ऑब्जेक्ट की, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा. और उस रेफरेंस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, ओरिजिन. वी कॉल इट एज ओरिजिन. ओके, इट इज क्लियर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज motion along a straight line. Motion along a straight line. Okay, this is the simplest form of motion. Okay, let us explain this with the help of an example. Now object start its journey from this point O. So this point O is taken as a reference point. A reference point, ठीक है. किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी जो थी वो पॉइंट O से स्टार्ट की. It started journey from point O, then moves to point C, then B, then reaches A. And after reaching A, it come in backward position till C. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका कार है सपोज, तो कार क्या हुआ, कार एक ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट किया मूव करना, वो उसको ए तक जाना है, वो सी से होते हुए बी से होते हुए ए तक जाएगी, और उसके बाद वो वापस आएगी सी तक बी से होते हुए. तो टोटल पाथ उस कार ने कितना ट्रैवल किया, द टोटल पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड दैट इज ओ ए प्लस ए सी. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, कार है, कोई और चीज़ है, ह्यूमन बीइंग है जो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट ए तक जा रहा है, ए से वापस सी तक आ रहा है. अगर हमने उसका डिस्टेंस निकालना है टोटल, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस ए सी. तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 प्लस, और ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 35. अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है, वो डायरेक्टली इस पॉइंट को देखते हैं और 25 यहाँ पर लिख देते हैं. दैट इज रॉन्ग. अगर आप ध्यान से देखें ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों जो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर. तो दिस इज 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ओके. तो आपने ये डिस्टेंस जो है इसका जो आ गया 35. तो 60 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 35
दैट इज इक्वल टू 95 किलोमीटर्स। ये हमारा कितना हो गया, 95 किलोमीटर्स हो गया। अब यहाँ पर जो है आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये है आपका डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट ने O से A तक एंड A से C तक कवर किया। अब यहाँ पर डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते समय सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ही डिस्क्राइब करते हैं, हम डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे we will only describe the numerical value, we will not talk about the direction। हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में ही बात करते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है आपकी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज मैग्नीट्यूड। उसे क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पेसिफिकली आपका। ओके, नाउ हियर ओ, देखिए हम बात कर रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा था O से, वो A तक जा रहा था और वापस C तक आ रहा था। ओके, तो जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अगर कार स्टार्ट कर रही है तो कार ने आपका यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पर ये कार की क्या है, ये कार की इनिशियल पोजीशन है। फिर कार गई, मूव किया पॉइंट O से, C से होते हुए, B से होते हुए वो पॉइंट A तक गए। फिर A से वापस वो किस पोजीशन पे आई, वापस C पोजीशन पे आ गई। तो जहाँ पर वो फाइनली पहुँचा आपका ऑब्जेक्ट, उसे हम उसकी फाइनल पोजीशन कहते हैं, फाइनल पोजीशन। आपका ऑब्जेक्ट वहाँ से स्टार्ट करना चला और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, आपका ऑब्जेक्ट पहुँच गया इस पोजीशन पे। ओके, अब यहाँ पर जो आपका डिफरेंस होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में हमें डिफरेंस मिलता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट the shortest distance measured from initial to final position it is known as displacement। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस होगा, देखिए डिस्टेंस यहाँ से भी था, कार ने यहाँ से स्टार्ट मूव करना किया, यहाँ से वापस आया, तो ये आपका डिस्टेंस हुआ। टोटल पाथ कितना कवर होता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, कि जो कार था उसने यहाँ से मूव किया, A तक गया और A से वापस C तक आया, जो हमारा पिछली बार क्या आया था 95 किलोमीटर। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो स्टार्ट यहाँ से किया, फाइनली वो यहाँ पहुँचा, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 25। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जब हम बात करते हैं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हम टोटल पाथ लिखते हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लिखते डिस्टेंस में। डिस्टेंस में हम टोटल पाथ लिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, A तक गया आपका ऑब्जेक्ट, A से वापस C तक आया, तो इसीलिए हमने टोटल पाथ को ऐड किया 60 + 35 जो आपका 95 आया था। ओके, now let us take another example। suppose an object starts from O। आपका ऑब्जेक्ट है, let us take an object car move from point O। O से स्टार्ट करती है, वो चलती है, A तक जाती है और A से वापस वो B पॉइंट तक आती है। ठीक है, तो अब ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन एंड दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं।
डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ, ठीक है। तो टोटल पाथ क्या आएगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ, जितना भी ऑब्जेक्ट है आपका जो कवर कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो कार आपका टोटल पाथ कितना कवर कर रही है, ओ से ए जा रही है, ए से वापस बी आ रही है, तो ओ ए प्लस ए बी। तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 एंड ए से लेके बी तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हो गया आपका 85 किलोमीटर। ओके, तो दिस इज योर डिस्टेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको पहले बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ हुआ आपका ओ से लेके बी तक, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन यहाँ था, यहाँ से आपने कार में मूव करना स्टार्ट किया था और आपकी कार कहाँ तक पहुंची थी, आपकी कार पहुंची थी पोजीशन बी तक, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दिस, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 35 माइनस, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 35 फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू है आपकी 0, तो 35 माइनस 0 दैट इज 35 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आया है, जो वैल्यू आई, देखिए जो ये वैल्यू होती है आगे, इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ओके, जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो 85 है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 35 है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आ रहा है 85 और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है 35, जो कि डिस्टेंस से कम है। तो क्या एक क्वेश्चन और आता है माइंड में, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं? सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज कार स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन ओ, यहाँ से हमारी कार जो है वो स्टार्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, ये हमारी हो गई इनिशियल पोजीशन, and it travels through C, through B and reaches A point. This is our final position. This is final position. Okay, कार ने स्टार्ट कहाँ से किया मूव करना, पॉइंट O से स्टार्ट किया और कहाँ गई कार, A पॉइंट पर, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो था, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है? लेट अस सी। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपका कवर कर रहा है पाथ, वो ओ से जा रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, ए तक पहुँच रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो आपका ओ ए होगा, जो कितना है 60 किलोमीटर। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या है आपकी कार की 60, इनिशियल क्या है 0, 0 से स्टार्ट होकर कार आपकी 60 तक मूव कर रही थी, तो 60 माइनस 0 दैट इज 60 किलोमीटर। तो यस, योर डिस्टेंस एंड योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। प्रीवियस केस में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। ओके, now let us take another example. The magnitude of displacement can be 0 but the corresponding distance is never 0. देखिए कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ सकती है बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन O, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक आवर कार, नाउ स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन O, यहाँ पर उसका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट ने आपके चला गया, ए तक पहुंचा आपका ऑब्जेक्ट और वापस ए से रिटर्न करके वापस किस पोजीशन पे आ गया, ओ पे, यानी फाइनल पोजीशन की भी उसकी ओ ही है, फाइनल पोजीशन भी सेम है। ओके,
तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? अगर आप बात करें डिस्टेंस की, तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट O था, आपका ऑब्जेक्ट गया A तक, फिर देन A से रिटर्न बैक हो गया O तक, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा OA प्लस AO, दैट इज 60 प्लस 60, दैट इज 120 किलोमीटर, वो आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, इनिशियल पोजीशन भी यही है आपका O, और फाइनल पोजीशन का यहीं से स्टार्ट होके वापस इसी पोजीशन पे आके रुक जाती है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपका सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट एक तो आपका 0 हो सकता है, बट 0 कब हो सकता है? when initial position and final position are same, when initial position and final position are same. Always remember this, one of the most important question which is asked in exams, ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है? अगर 0 हो सकता है तो कौन सी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 तभी हो सकता है जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम हो जाए, आर सेम। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So these are the two different physical quantity which I use to describe the motion of an object. Okay, now let us discuss scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity and vector quantity. Okay, a quantity, you can write a quantity or a physical quantity which have magnitude only, it is known as scalar quantity. A quantity which have magnitude as well as direction, it is known as vector quantity. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। कहता है स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जिसमें सिर्फ कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू होगी। जैसे बात करते हैं आपके मास की, फॉर एग्जांपल मास, इफ वी टॉक अबाउट मास, अगर हम कहते हैं 5 kg मास है, तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं 5 kg, आई एम सेइंग 5 kg, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर जो ये है आपका 50, जो ये वैल्यू है, इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, एटसेट्रा।
ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम कहते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम कह देते हैं कि क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, उस जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगर इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और आपका डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो आपका मैग्नीट्यूड भी इंडिकेट करता है और जो आपका डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ, इफ अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, अगर मैं कह रही हूँ एक कार है जो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो देखिए वहां पर मैं 50 जो है वो मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और मैं ये भी इंडिकेट कर रही हूँ कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो आई एम इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज वाई दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और जिसमें डायरेक्शन भी आ रहा है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, आपकी आ जाएगी वेलोसिटी, इसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसमें आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, इसमें आ जाएगा आपका फोर्स। तो ये सब क्वांटिटी जो है इसमें आ जाएगी। तो आपने ये बात याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, एंड द क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और जो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करती हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें स्केलर क्वांटिटी में आपके एग्जांपल आ जाते हैं लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, व्हेयरएज आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। Now let us discuss the difference between distance and displacement, which is usually asked in your exams. Distance and displacement. First one, the total path covered by an object it is known as distance। कि जो टोटल पाथ ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम कहते हैं आपका डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ between, for short between we write like this, the shortest path between initial and final position, it is known as displacement। the shortest path होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो आपका टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं आपका डिस्टेंस। ओके, now here second point is distance is a scalar quantity। okay, it is a scalar quantity। distance जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता ही चल गया स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity। The third, distance traveled by an object, distance traveled by an object in given time can never be negative, zero, it is always positive,
आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। Whereas if we talk about displacement, it can be positive also, it can be negative also. Displacement, I will write full statement. Displacement traveled by an object, traveled by an object in a given time can be positive, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका ज़ीरो भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज डिस्टेंस। The distance traveled in a given time is either equal or greater than displacement but never less than displacement. अब देखिए, जो भी हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं किसी भी गिवन टाइम में, जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो किसी टाइम में, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा या तो बराबर हो सकता है या तो वो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस जो है, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल, कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपका डिस्टेंस होता है, आपका डिस्टेंस जो होता है वो आपका या तो बराबर हो सकता है या फिर आपका बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। ऑलवेज रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट important question asked in the conceptual exam, can distance be less than displacement? No, distance can never be less than displacement. For in case of displacement अगर बात करें तो displacement of an object in a given time can be equal or less than distance. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस के और उससे कम भी हो सकता है, बट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, कैन बी लेस देन, ये हमेशा या तो लेस होगा आपके डिस्टेंस से या तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा, बट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब यही कंडीशन है उस तरफ भी, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और इस तरफ लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वी विल continue further topics in the next video. If you are having any doubt anywhere, you can leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.